सो वेलकम टू वेदीफाइल। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नोन एज द ओवरव्यू ऑफ द सेल। सो व्हाट इज सेल? Cell is a structural and functional unit of organisms. So that means every living organism is made up of cells. तो क्या सबसे smallest unit cell है? Structural unit cells हैं? Yes. What about the functional unit? Functional unit भी cells हैं. सेल्स को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। सो रॉबर्ट ब्राउन एग्जैक्टली वर्क कर रहे थे ऑन प्लांट सेल्स। उनके बाद में आए शील्डन, वो एग्जैक्टली वर्क कर रहे थे अगेन ऑन द प्लांट सेल्स। तो शील्डन ने अपने एक सेल थ्योरी अनाउंस कर दी। उन्होंने बताया कि सेल इज मेड अप ऑफ लाइक दिस। श्वान एग्जैक्टली ने सेम फाइंडिंग देखी थी जैसे कि हमने आपको सेल थ्योरी के अंदर बताया। वो एग्जैक्टली एनिमल सेल्स के अंदर वर्क कर रहे थे श्वान्स, एंड उन्होंने अगेन सारी चीजें जो प्लांट्स के अंदर थी वो सेम चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की एनिमल सेल्स के अंदर। इसलिए सेल थ्योरी को कंबाइंड अगर हम बोलते हैं तो दैट इज गिवन बाय शील्डन एंड श्वान। सो दैट मीन्स 1838, 45, 55 तक जाते जाते ये क्लियर हो चुका था कि यस, टू टाइप्स की सेल्स हैं। वन इज अ प्लांट सेल्स एंड सेकंड इज एनिमल सेल्स। इससे ज्यादा नॉलेज उस टाइम तक नहीं आया था। सबको लग गया था कि प्लांट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। तो बहुतों के दिमाग में गया कि डेफिनेटली कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, क्योंकि प्लांट्स आर नॉन मोटाइल, वो स्टैटिक हैं, एनिमल्स मूव कर रहे हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेम नजर नहीं आ रहा है, और इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट से उन्होंने प्लांट सेल्स को अगेन ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड उन्होंने बताया कि प्लांट सेल्स के पास में एक एडिशनल बैरियर है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and that membrane is basically making the cell very rigid. That is a wall like structure around the plant cells. तो यहीं से फिर एक वर्ड कॉइंड हुआ दैट इज प्लांट सेल वॉल, और सिंपली हम उसको बोलते हैं सेल वॉल। दैट इज ए वॉल ऑफ द सेल। एनिमल सेल्स थोड़ी सॉफ्ट हैं क्योंकि उनके पास में वॉल लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट है। फिर ग्रेजुअली ये स्टैब्लिश हो गया कि प्लांट सेल्स के पास में सेल वॉल है और एनिमल सेल्स के पास में सेल वॉल नहीं है। सो एनिमल सेल्स के पास में सेल मीन्स साइट, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की एक बाउंड्री बनाने के लिए वी हैव ए मेम्ब्रेन विच इज वर्क एज ए डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन। दैट मीन्स वो लिमिट करके जा रही है कि इससे बाहर एग्जैक्टली नहीं जाना चाहिए साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स दिस इज मेकिंग द बाउंड्री ऑफ द सेल। हम इसको सेल बाउंड्री बोल सकते हैं, और बाउंड्री वॉल बोल सकते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। द मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में भी है और प्लांट सेल्स के अंदर भी है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, प्लांट सेल्स के पास में एक और एडिशनल वॉल लाइक स्ट्रक्चर आ गई, दैट इज नोन एज सेल वॉल। सो सेल वॉल इज ए वेरी पिक्यूलियर फीचर ऑफ प्लांट सेल्स। क्या और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सेल्स के बीच में? बहुत टाइम तक साइंटिस्ट एग्जैक्टली डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे। 19 सेंचुरीज के अंदर, इन द वेरी बिगनिंग ऑफ 1930 के आसपास, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था। नॉल एंड रस्का इन्वेंट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो सबसे हाईएस्ट था उस टाइम में भी। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2 लाख टाइम्स इट मैग्नीफाई द इमेज।
इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। अब हमारे लिए सेल्स की स्टडी करना बहुत इजी हो गया था। तो एक साइंटिस्ट ने देखा कि अपार्ट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या फिर अपार्ट फ्रॉम सेल वॉल, जो डिफरेंस है सेल वॉल के अलावा एक और पिक्यूलियर डिफरेंस है जो केवल एनिमल सेल्स के अंदर मिल रहा है, प्लांट सेल्स के अंदर नहीं मिल रहा, और वो थे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज ए फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली एनिमल सेल्स, not in the not in the plant cells. That means centrioles are absent in the plant cells. मीनवाइल बहुत डिस्कवरीज हुई, साइंटिस्ट देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है सेल्स के अंदर, क्या ओनली प्लाज्मा ही है, मीन्स ओनली साइटोप्लाज्म है, उस फ्लूइड के अंदर कुछ भी नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन नो डाउट डिस्कवर कर चुके थे एक ओपेल का एक स्ट्रक्चर नोन एज एरियोला और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमें पता था, बट क्या न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ भी नहीं है? तो फिर न्यूक्लियस कैसे काम कर रहा है? हम बोल के जा रहे हैं सेल इज परफॉर्मिंग एवरीथिंग, आप बोल के जा रहे हैं सेल इज फंक्शनल यूनिट। मेरी बॉडी तो बहुत सारे फंक्शंस करती हैं और वो सारे फंक्शंस एग्जैक्टली सेल कर रही हैं, और सेल के पास में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अलावा कुछ भी नहीं है। ये साइंटिस्ट को ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा। उनको डेफिनेटली लगेगा कि कुछ ना कुछ तो है अपार्ट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इस साइटोप्लाज्म के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं, बहुत सारे अदर सेलुलर कंपार्टमेंट्स होने चाहिए, सेल्स के अदर पार्ट्स होने चाहिए। हम उनको बोल सकते हैं ऑर्गन्स ऑफ द सेल, नोन एज सेल ऑर्गेनल्स, जो अलग अलग वर्क को परफॉर्म करके जाएं। ऐसा एक आइडिया उस टाइम में पूरे के पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी के दिमाग में चल रहा था, बट बिकॉज ऑफ लैकिंग इन स्टेनिंग, lacking in the sectioning and lacking in the microscopy, उतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने बताया अब आप बहुत सिग्निफिकेंट अचीव कर सकते हैं, माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को भी हम बहुत एनलार्ज व्यू देख पा रहे थे। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के अलावा प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के पास में है माइटोकॉन्ड्रिया, that is known as powerhouse of the cell, that produce energy, जिसके थ्रू हमारी बॉडी फंक्शंस कर रही है। अगर सिंगल सेल सेलुलर भी है तब भी उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। से फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल्स, सो स्पर्म इज ए सिंगल सेलुलर, यस। मोटाइल है, मूव कर रहे हैं, यस। एनर्जी कहां से आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। मोस्ट वाइटल कंपोनेंट है आफ्टर न्यूक्लियस। इट मेंटेन द एटीपी लेवल इनसाइड द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट द ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हम डिटेल में देखेंगे। क्या ये कॉमन है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स? यस, इट इज ए कॉमन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। फिर एक और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया गोल्जी बॉडी। फिर अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने डिस्कवरी में हेल्प की इन राइबोसोम। सबको पता लग गया कि यस, राइबोसोम इज वेरी क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का, क्योंकि सेल में जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा सारा का सारा राइबोसोम के ऊपर होगा। ग्रेजुअली ये सेल ऑर्गेनल्स ऑलमोस्ट सारी के सारी सेल्स के अंदर हमें मिलते चले गए। दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम,
बेसिक कंपोनेंट की कैटेगरी के अंदर आ गए। ग्रेजुअली डिस्कवर हुआ लाइसोसोम, बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट इन एनिमल सेल्स। बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट इन एनिमल सेल इज अगेन सेंट्रियोल, जो सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करके जाता है। फिर एक साइंटिस्ट ने देखा एक पर्टिकुलर सेल जिसके पास में न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न गोल्जी बॉडी है, न एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया है, न ही एग्जैक्टली लाइसोसोम है। दैट मीन्स कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर उनमें नहीं है। इवन न्यूक्लियस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, दैट मीन्स द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए इज स्कैटर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो हम वहां पर यूज करने जा रहे हैं कि हम ऐसे बोलने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और इन शॉर्ट वी कैन से न्यूक्लियस इज आल्सो एब्सेंट। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती गई कि मैंने भी ऐसी सेल्स देखी है, मैंने भी ऐसी सेल्स देखी हैं जिसमें कोई भी मेरे को सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिला। साइंटिस्ट को लग गया कि ये एक बहुत प्रिमिटिव सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स नहीं है। राइबोसोम उनको मिला। सो राइबोसोम इज यूनिवर्सल between the primitive cells and the most advanced cell. उन primitive cells का उन्होंने नाम रखा प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो एडवांस सेल्स है उनका नाम उन्होंने रखा यूकैरियोटिक सेल्स। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। उनके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, लाइसोसोम्स नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ओनली राइबोसोम इज प्रेजेंट। और अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स देखता हूं तो उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मिलेगा। दैट मीन्स डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। सेम जेनेटिक मटेरियल यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में बट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। So nuclear membrane is absent in the prokaryotic cells. But in eukaryotic cells we have a nucleus, well-defined nucleus, well-defined mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and ribosome. So यहाँ से फिर two lines of cell develop हुई, prokaryotic cells and eukaryotic cells. So अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि पहले थिंकिंग क्या था, एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एंड प्लांट सेल्स आर डिफरेंट। पहले दो पार्ट में हम सेल्स को पढ़ रहे थे, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। ग्रेजुअली जैसे से सेल ऑर्गेनल्स आते चले गए, ये रिपोर्ट्स आती चलेगी कि हम इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव सेल्स एंड एडवांस सेल्स। प्रिमिटिव मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, they have a primitive nucleus, and eukaryotic means they have advanced nucleus, that means nuclear membrane is present. अभी एक significant discovery होनी बाकी थी between plant cells and animal cells. वो significant discovery थी about the chloroplast. Almost all plants जो हमें nature में हमने observe किए, they are green in color. If you are saying the structure is or the function in the organism is basically because of the cell, तो मुझे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है एक प्लांट की, जो ग्रीन कलर का, जो मेरे को लीव्स, ग्रीन कलर का स्टेम, लीव्स एंड ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रक्चर जो प्लांट की है वो दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली ये कलर भी सेल्स का किसी न किसी कंपोनेंट के थ्रू आया होगा। साइंटिस्ट ने बताया यस, दैट कंपोनेंट इज क्लोरोप्लास्ट. Chloroplast is having chlorophyll. Chlorophyll is a pigment
ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जाएगा। जो लाइट एब्जॉर्ब करके तक करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द लाइट एंड प्रोड्यूस एंड गिव द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द लाइट एंड गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट। तो इस तरीके से हम प्लांट सेल्स को एनिमल सेल से अलग कर सकते हैं। ग्रेजुअली हमें पता लग गया कि राइबोसोम इज ए यूनिवर्सल, present in the plant also, animals also, prokaryotic also, eukaryotic also. In eukaryotic cells again we found ribosome at different places. हमें राइबोसोम अलग अलग जगह मिल रहे हैं। किसी ने बताया, मैंने राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखे। एक साइंटिस्ट ने बताया कि राइबोसोम्स आर आल्सो ऑब्जर्व इन द क्लोरोप्लास्ट। फिर साइंटिस्ट ने बताया कि राइबोसोम इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइबोसोम इज ए यूनिवर्सल बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस इज यूनिवर्सल प्रोसेस। सेल्स को प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ में लाइगेट करना है, जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। The peptide bond is present between the two amino acid, and by ligating the amino acid with second amino acid or third amino acid, we can synthesize a long chain of amino acid known as polypeptide chain. और ये polypeptide chain का ही दूसरा नाम है प्रोटीन। So protein synthesis takes place at ribosome because peptide bond बनाने का जो पावर है वो राइबोसोम के पास में है। And all cells synthesize their proteins. So but what about the size of the cell? अब साइंटिस्ट डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की सेल्स को। कुछ सेल्स उनको बहुत माइन्यूट नजर आई, से फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा इज अ स्मॉलेस्ट सेल्स हैविंग डायमीटर ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ माइक्रोप्लाज्मा इज 0.3 माइक्रोमीटर। इससे क्या कोई बड़ी सेल्स हो सकती हैं? ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो डेफिनेटली बैक्टीरिया इससे बड़ा होगा। सो जो साइज उनको बैक्टीरियल सेल्स ऑब्जर्व हुई, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज फ्रॉम 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब तो ऑब्वियसली सबको पता लग गया कि साइज एंड द शेप इज हाईली वेरिएबल। ये सेल्स का एक तरीके से पिक्यूलर फीचर हो गया। कुछ सेल्स का साइज बहुत छोटा मिला, कुछ का बहुत बड़ा साइज मिला है। सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी आरबीसी का साइज अप्रोक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर। और अगर अपन नर्व सेल्स देखते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर नर्व सेल्स इज द लॉन्गेस्ट सेल्स। ह्यूमन के अंदर, थाइज के अंदर नर्व सेल इज अप टू 1 मीटर इन लेंथ। 1 मीटर, यू कैन अंडरस्टैंड, 1 मीटर लंबी सेल है। सो सेल की जो लेंथ है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक, फ्रॉम माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर ऑफ माइक्रोप्लाज्मा टू 1 मीटर. So such a variation in the size. So what about shape? Shape is also variable. That means we have different types of shape. Say for example disc-like shape. Polygonal हमारे पास में है, disc-like like RBC. Columnar cells हैं. We have a cuboidal cells also. Thread-like cells हैं और बहुत सारी cells की जो shape है वो irregular है. So that means जो size है वो variable है, जो shape है वो variable है, even their functions is also variable. कुछ cells का secretory functions हैं, they secrete certain chemicals. Say for example gland cells. कुछ cells का absorb करने का functions हैं, so they show absorption. Say for example RBC, उनका अलग functions है, they transport the oxygen. कुछ सेल्स का डिफेंस के अंदर फंक्शंस है लाइक WBC. कुछ सेल्स का ब्लड कोगुलेशन में रोल है लाइक थ्रोम्बोसाइट्स.
कुछ सेल्स का विजन के अंदर रोल है, लाइक रेटिना सेल्स और रॉड सेल्स। कुछ सेल्स का ऑल्फैक्शंस के अंदर फंक्शंस हैं, कुछ का टेस्ट के अंदर है। तो इस तरीके से अलग अलग सेल्स अलग अलग साइज की हैं, यस, अलग अलग शेप की है, हाँ, और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, यस। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। थैंक यू वेरी मच।